Hello friends, we are discussing the tertiary circulation of the air. तो वायु के हम लोग तृतीयक परिसंचरण की बात कर रहे हैं। तृतीयक परिसंचरण का अर्थ होता है कि स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स, इस पर हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। टर्शियरी सर्कुलेशन ऑफ द एयर, ये बात हो चुकी है। और इन्हीं का जो दूसरा नाम दिया है वो है लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। तो अब स्थानीय पवनों को मेष के हिसाब से हमने आपको पॉइंट ये फ्रेम किया है कि वो कौन से ऐसे कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं, ये भौगोलिक दशाओं के द्वारा नियंत्रित हैं कि ये पवनें चलती हैं। तो इसके लिए जो टॉपिक है, फैक्टर्स फॉर लोकल विंड्स, स्थानीय पवनों के लिए कारक। तो इसमें पहला आपको है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, भू आकृतिक कारक। दूसरा है कि अब जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर, तो क्लाइमेट के हिसाब से जो बहुत ठंडे इलाके हैं, जो बहुत गर्म इलाके हैं, तो वहां एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन्स, तापमानी अति परास क्षेत्र, ये क्षेत्र जल्दी से गर्म होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, और ठंडे होते हैं तो बहुत ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे डेजर्ट। देन स्नो कवर और आइस कवर। तो तीन तरीके के फैक्टर्स हम लोग स्थल पर या जमीन पर देख सकते हैं, जिससे कि स्थानीय पवनें उत्पन्न होती है। हिमाच्छादित सतह, ये हुआ। तो इनमें सबसे पहला जो हमने फैक्टर लिया वो है भू आकृतिक कारक। फिजियोग्राफिक फैक्टर, तो फिजियोग्राफिक फैक्टर में पर्वत, पठार, घाटियां, समुद्र तट, इत्यादि आकृतियां स्थानीय पवनों को जन्म देती है।
पर्वत, पठार, घाटियां, समुद्र तट इत्यादि आकृतियां स्थानीय पवनों को जन्म देती है। माउंटेन्स प्लेट्यूज, वैलीज, सी कोस्ट, etc. are those land features which produce the local winds। ये अब इसमें आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें माउंटेन्स। उदाहरण के लिए पर्वत। अब आप लोगों ने पर्वत समीर, घाटी समीर, इन सब के नाम सुने हैं, लेकिन मेंस में कुछ स्कोर करने के लिए थोड़ा बेहतर और लिखे तो पर्वत। तो किसी भी पर्वत को अगर हम लोग डायग्राम पर शो करें तो ऐसे ट्रायंगल से शो कर सकते हैं। अब इस पर्वत पर अगर कोई विंड चलती है, यहां से एयर सर्कुलेशन हुआ, ये एयर चली, तब आप कहेंगे कि ये इस ढाल पर जो विंड है वो चढ़ रही है। पवन का आरोहण हो रहा है, पवन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहां कहेंगे पवन का नीचे उतर रही है ढाल से, अवरोहण है। तो पवन का आरोहण है तो इसे असेंडिंग विंड कह सकते हैं। असेंडिंग विंड स्लोप, और इसे डिसेंडिंग विंड स्लोप कहेंगे। तो अब हमें दो मिल गए। अब हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि अगर ये पर्वत है क्षोभमंडल में, ये अर्थ सरफेस है, ये माउंटेन है, तो ये ट्रोपोस्फियर है, क्षोभमंडल है। सामान्य रूप से भी कहा जाए कि अगर कोई विंड नीचे से ऊपर जाएगी तो वायु के तापमान गिरते हैं, और अगर ऊपर से नीचे आएगी तो वायु के तापमान बढ़ते हैं। यानी अगर वायु यहां गर्म है तो कम ऊंचाई यहां भी है तो यहां भी वायु गर्म होगी। लेकिन अगर हम यहां पहुंच जाएंगे तो हाइट ज्यादा है तो यहां की वायु ठंडी होगी, तो यहां कूल एयर मिलेगी और यहां हमें वार्म एयर मिलेगी। ये तो सिंपल ट्रोपोस्फियर का रूल हो गया कि अगर हम क्षोभमंडल में हैं और हाइट अगर हमारी बढ़ती है, ये हाइट h है और ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर जा रहे हैं ये स्थिति बनती है। क्लियर?
तो जो पर्वतीय ढाल होते हैं, तो इस ढाल पर जो वायु चढ़ रही होगी वो गर्म से ठंडी हो रही होगी, और इस अपोजिट ढाल पर ठंडी वायु गर्म हो रही होगी। तो इस उतरते हुए ढाल पर जब वायु गर्म होती है तो ऐसी ही वायु को हम एडियाबैटिक विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक विंड। तो हम लोगों को जो यहाँ सीखना है वो क्या सीखना है? बहुत पूछे जाते हैं एडियाबैटिक विंड्स। रुद्धोष्म पवने। तो एडियाबैटिक विंड क्या हो गई कि ये वायु है, कहीं से भी ये ऊष्मा अभी नहीं ले रही है, लेकिन ये पवने सिर्फ जब हम क्षोभमंडल में यहाँ नीचे हैं तो ये हाई प्रेशर है, और ऊपर हैं तो लो प्रेशर है, यहाँ नीचे आ गए तो फिर हाई प्रेशर है। तो अगर किसी गैस या वायु का विस्तार, विस्तार या संकुचन दावांतर के कारण होता है, ना कि ऊष्मा के कारण, तो ऐसे हम गतिविधि को रुद्धोष्म संकुचन या प्रसार कहते हैं। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ये अगर कोई एयर है, अगर इस एयर को यहाँ नॉर्मल प्रेशर से हम हाई प्रेशर में रख दें तो ये एयर कंप्रेस हो जाएगी। ये सामान्य वायु नॉर्मल एयर है, और अगर इसी पर हमने क्या लगा दिया, हाई प्रेशर लगा दिया, तो अब ये कंप्रेस्ड वायु हो जाएगी। कंप्रेस्ड एयर है, क्योंकि अब ये हाई प्रेशर में है अंदर, और अगर प्रेशर हाई रखा गया तो ये तो नॉर्मल एयर है, लेकिन अब ये वार्म एयर होगी, जबकि हीट इसे कहीं से नहीं दी गई, सिर्फ इसको कंप्रेस कर दिया गया। तो ये कंप्रेशन हो गया, संपीडन कर दिया गया, तो ये संपीडित वायु है। अब अगर हम यही नॉर्मल एयर लें, यही नॉर्मल एयर को लो प्रेशर पर रखकर यहां अब इसका एक्सपेंशन हो जाए, एक्सपेंडेड एयर हो जाए, तो अब ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए अब इसे अपना वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर होगा। और जब किसी एयर की आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मा खर्च हो जाएगी तो उसके तापमान गिर जाएंगे। तो इस तरह की अगर कोई पवन है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा डायग्राम पर कि यहाँ तो ये पवन कैसी होगी, मान लो नॉर्मल है तो ऊपर गई तो एक्सपेंड कर गई, क्योंकि प्रेशर कम है तो भी ये ठंडी हो गई, एक्सपेंड हो गया। यहाँ एक्सपेंशन हो गया। लेकिन जब ये नीचे आई तो फिर ये गर्म हो गई, क्योंकि यहाँ इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नीचे की ओर वायु दबाव ज्यादा होते हैं। तो माउंटेन स्लोप्स क्या फैसिलिटेट करते हैं? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन टू द एयर।
वायु को या पवन को अगर ये ऊपर उठा दें तो पवन के तापमान कम हो जाते हैं, तो फिर हमें शीतल वायु मिलती है। और अगर पर्वत ढाल से वो नीचे आ जाए तब फिर ये कंप्रेस होती चली आती है। शर्त ये रहे कि इसे ना तो सूर्य से ऊष्मा मिले और ना ही पर्वत के चट्टानों से, ना हीट मिले, कोई ऊष्मा का लेन देन ये बाहर से ना करे। क्योंकि शब्द में जो पहली कंडीशन लिखी हुई है रुद्ध ऊष्म, अवरुद्ध कर दिया गया है किसका? ऊष्मा का लेन देन। तो ये अपनी ही ऊष्मा को ये संकुचित करेगी और अपनी ही ऊष्मा को एक्सपेंड करेगी। तो अगर अपनी ऊष्मा को हाई प्रेशर पर आके ये संकुचित कर लेगी तो इसके टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और ऐसे पवनों को कैटाबैटिक विंड कहा जाता है। तो कैटाबैटिक विंड इज द टाइप ऑफ एडियाबैटिक विंड। तो सबसे पहले हम लोग एडियाबैटिक विंड को डिफाइन करेंगे। ऐसी पवनें जो बाह्य स्रोत जैसे सूर्यातप, संपर्क की चट्टानें, बाह्य स्रोत से ऊष्मा का लेन देन न कर पाए, पहली से, किंतु दावांतर के कारण इनका संकुचन या प्रसार हो जाए तो इन्हें एडियाबैटिक विंड ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं। एडियाबैटिक पवनें कहा जाता है। Those winds do its expansion or contraction those winds which do its expansion or contraction due to pressure difference not due to heat exchange with surroundings सराउंडिंग में क्या उपलब्ध होगा? पवन के, सूर्य की किरणें, इंसोलेशन, इससे भी नहीं,
rocks in contact, rocks or the surface in contact, तो संपर्क की चट्टानें या सतह से भी ऊष्मा का लेन देन ना कर पाए, लेकिन दाबांतर के कारण जो गर्म और ठंडी हों, तो ऐसी पवनों को हम रुद्धोष्म पवनें कहते हैं। अब अगर इन पवनों में ये कोई पर्वत है, सर्दी के बाद यानी आफ्टर विंटर की हम बात कर रहे हैं। सीजन हमने कौन सा बताया? आफ्टर विंटर, ठीक सर्दी के बाद, जस्ट आफ्टर विंटर। सर्दी खत्म हो रही है तो अब होगा ये कि पर्वत बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। अब ये धीरे धीरे गर्म होंगे, क्योंकि जो पर्वतों का ये जो सरफेस एरिया है वो कोनिकल है, ऊपर की ओर काफी कम है, और ये मैदानी क्षेत्र हैं, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इन्हें इंसोलेशन ज्यादा मिलते हैं, ये गर्म होते हैं। अगर हम कहें तो आफ्टर विंटर होता क्या है कि यहां पर ठंडी वायु अभी जो बहुत ठंडी थी वो शेष रह जाती है। कोल्ड डेंस एयर ये बैठी है। अब ये डेंस है, सघन वायु है, तो सघन वायु अब इस ढाल पर लुढ़कती है। हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइट के हिसाब से, जब हाइट कम है तो यहाँ हाई प्रेशर में ये पहुंचेगी, तो हाई प्रेशर में ये लुढ़कती हुई स्लाइड करती हुई एयर कंप्रेस हो जाती है, और जैसे जैसे ये नीचे उतरती है इसका कंप्रेशन होता चला जाता है, उतनी ही ज्यादा हम रेड डॉट यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ तली तक पहुंचते पहुंचते अब ये वार्म हो जाती है। ऐसी पवनों को हम, ऐसी एडियाबैटिक पवनों को ही हम कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। कैटाबैटिक विंड शब्द क्या आया? कैटाबैटिक। कैटाबैटिक पवने जस्ट आफ्टर विंटर, तो जस्ट आफ्टर विंटर शीत ऋतु के तुरंत बाद जो स्थिति है वो तो बसंत ऋतु की है। कौन सी ऋतु है ये? बसंत। इसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। फरवरी मार्च ये महीने हैं, तो ये फरवरी और मार्च के महीने में ये पवने जो पर्वत श्रेणियां हैं उनसे ठंडी और सघन वायु, क्योंकि अभी भी पर्वत उतने गर्म नहीं हो पाए जितने की मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्रों पर नॉर्मल सामान्य वायु आ जाती है, लेकिन पर्वतों पर अभी भी ठंडी और भारी वायु ही शेष रहती है। तो ये ठंडी और भारी वायु अब ढलान के सहारे नीचे स्लाइड करती है। अगर हम मान लें ये नॉर्थ अमेरिका का रॉकी पर्वत है, कौन सा माउंटेन है ये? रॉकी माउंटेन है, और जब ये रॉकी माउंटेन से ये कंप्रेस हो गई, विंड उतरी, तो नीचे उतरती चली आ रही है, गर्म होती जा रही है, इसी को हम चिनूक कहते हैं। कौन सी पवन कहेंगे? चिनूक। इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। तो चिनूक हो गई या स्नो ईटर हो गए। इसी तरीके से अगर हम फ्रांस में चले जाएं तो फ्रांस के पर्वतों से भी ऐसे उतरने वाली सघन वायु नीचे पहुंची तो कंप्रेस हो गई, और कंप्रेस होकर के अब ये लगातार गर्म और गर्म और गर्म होती चली जाती है। तो फिर अगर ये फ्रांस के पर्वत हैं तो
फिर इसे नाम, स्थानीय नाम जो है वो फॉन दिया जाता है। तो फॉन और चिनूक दो ऐसे स्थानीय पवनें हो गई जो कि ढाल से उतरते हुए गर्म हो जाती। क्यों ढाल से उतरी? क्योंकि नीचे की वायु कैसी हो चुकी है? विरल, क्योंकि वहां पर सामान्य दशाएं होने लगी हैं, सर्दियां समाप्त हो गई हैं, गर्मियों का आगमन हो रहा है। तो सिंपल, इट इज द एंडिंग और द ऑफसेट ऑफ द विंटर एंड ऑनसेट ऑफ द समर, दैट इज नोन एज द स्प्रिंग सीजन। उसे हम बसंत काल कहते हैं। तो बसंत काल में ये पवनें इन ठंडे इलाकों में गर्म हो जाती है। और जैसे फ्रांस और स्विट्जरलैंड के आसपास का जो इलाका है, यहाँ जो पवन जन्म लेती है उसे हम फॉन कहते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी के ढलान पर जन्म लेती है उसे हम चिनूक कहते हैं। तो चिनूक एंड फॉन ये बन गए। किस तरह की पवनें हैं? तो चिनूक एंड फॉन आर कैटाबेटिक विंड। ये कैटाबेटिक पवनें हो गई। चिनूक, फॉन। तो कैटाबेटिक विंड पर अगर कभी कोई शॉर्ट नोट आता है तो दे आर द टाइप ऑफ एडियाबेटिक विंड। ये एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म पवनों का ही एक प्रकार है। अब हम लोग इनको समझ चुके हैं। तो अब अभी क्या लिखा था? रुद्धोष्म पवनें जो दावांतर के कारण संकुचित हों या प्रसारित हों। तो अगर पवन संकुचित हो जाती है तो उसके तापमान बढ़ जाते हैं और उससे गर्म स्थानीय पवन जन्म लेती है। और अगर पवन प्रसारित होती है तो उसके तापमान गिर जाते हैं और उससे ठंडी स्थानीय पवन जन्म लेती है। लेकिन ये ठंडी स्थानीय पवन हमें कम प्रभावित करती है क्योंकि मानव बस्तियां जो हैं वो पर्वत चोटियों पर बहुत कम पाई जाती है। लेकिन फिर भी जो पर्वत चोटियों पर लोग रहते हैं उन्हें हमेशा घाटी की अपेक्षा अधिक ठंडी पवन मिलती है। उसका कारण होता है कि नीचे से चढ़ती हुई वायु हमेशा एक्सपेंड करती है। और ये पवनें कौन सी होती हैं? तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इनका बाहरी ऊष्मा से नहीं होता है, खुद की अपनी ऊष्मा के आधार पर होता है। ऐसी पवनों को हम कैटाबेटिक विंड कहते हैं। तो कैटाबेटिक विंड्स आर द एडियाबेटिक विंड। तो इनमें जो सबसे पॉपुलर हैं वो हैं आपकी ढाल से उतरती हुई गर्म होने वाली पवनें, जिन्हें हम कैटाबेटिक विंड कहते हैं। लिख ले, कैटाबेटिक विंड, कैटाबेटिक पवनें। यह रुद्धोष्म पवनों का एक प्रकार है। Katabatic winds. It is the type of adiabatic winds. ये कहाँ जन्म लेती हैं? यह पवनें पर्वतों के
अवरोही ढाल पर जन्म लेती हैं। These winds develop at descending slopes of the mountains। अब अगर किसी पर्वत को हम लोग देखें तो ये स्थिति है, इसके सहारे ये यहाँ विंड चढ़ गई या ऊपर बैठी है, इससे मतलब नहीं है, कैटाबैटिक हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ बैठी हुई अगर ये ठंडी वायु अब यहाँ से लुढ़की तो ठंडी थी तो नीचे हाई प्रेशर में आ गई तो थोड़ी गर्म हो गई, और नीचे गई तो अब ये और गर्म हो गई, और नीचे पहुंची तो ये और गर्म हो गई। लगातार हमने आपको कलर चेंज करके इसे समझा दिया। दिस इज एडियाबैटिक विंड बट नोन एज द कैटाबैटिक। ये है तो कैटाबैटिक विंड जो होते हैं वो ये। अब अगर हम पवन के हिसाब से कहें तो पवन तो इधर से आ रही थी, तो पर्वत का ये जो ढाल है जिससे पवन टकराती है, इसी को हम पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। पवन अभिमुखी, क्योंकि इसी से ये पर्वत का आमना सामना होता है। पवनाभिमुखी ढाल, खूब आप लोगों ने सुना है इस शब्द को, विंड वार्ड स्लोप। विंड इधर से ही आई, विंड वार्ड स्लोप, और इधर उतर गई तो इसे हम लीवार्ड स्लोप ये कहते हैं। तो ये पवन अभिमुखी ढाल है, तो लीवार्ड को क्या कहेंगे? पवन अपमुखी, वहां भा बना यहां पा बना, पवन अपमुखी ढाल। यानी टेक्निकल टर्म हमें ये लिखना था कि कैटाबैटिक पवनें पवन अपमुखी ढाल पर उत्पन्न होती हैं, लिख लें। अर्थात कैटाबैटिक पवनें पवन अपमुखी ढाल। मान लो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए तो एग्जामिनर इसको जरूर जानता है, लीवार्ड स्लोप। लीवार्ड स्लोप पर विकसित होती हैं ये, अर्थात कैटाबैटिक पवनें पवनाभिमुखी ढाल यानी लीवार्ड स्लोप पर विकसित होती हैं। कैटाबैटिक विंड्स डेवलप एट लीवार्ड स्लोप। क्या ये साल भर होती हैं? नहीं। तो जब बहुत गर्मी होती है तब भी ये उत्पन्न नहीं होती है, जब बहुत सर्दी होती तब भी नहीं उत्पन्न होती है। ये तब उत्पन्न होती हैं पवनें जब एक ऋतु दूसरे में बदलती है। जैसे हमने कहा अब शीत ऋतु समाप्त हो रही है और ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो शीत और ग्रीष्म ऋतु का ये जो जंक्चर होता है, दैट इज द ऑफसेट ऑफ द विंटर एंड ऑनसेट ऑफ द समर, नोन एज स्प्रिंग सीजन। और ये हमेशा किस काल में जन्म लेती है? स्प्रिंग सीजन में ये जन्म लेती है। हाँ, कैटाबैटिक पवनें
बसंत काल में जन्म लेती है। ये हो गया। तो इट मीन्स जो कैटाबेटिक विंड्स हैं उनको अगर आपको अभी याद रखना है तो लिख सकते हैं कैटाबेटिक विंड्स डेवलप ये सब बहुत लोग सुनते रहते हैं और जल्दी से क्लियर नहीं होता है। डेवलप इन स्प्रिंग सीजन। ये स्प्रिंग सीजन में ये। अब अगर आपको अपना शॉर्ट में याद रखना है, कहीं नोट्स बनाना है, तो नोट्स आपने ये बना लिया शॉर्टकट में। तो लिखा क्या लिखा, कैटाबेटिक विंड ऐसे। तो कैटाबेटिक विंड्स क्या हो गई, कैटाबेटिक विंड्स कैसी हैं, एडियाबैटिक है। क्या है, कंप्रेस्ड है। कैसी है, वार्म है। कब बनती है, डेवलप इन स्प्रिंग सीजन। कब, कहा, एट लीवार्ड स्लोप्स। इतनी चीजें अब आप पॉइंट में लिख सकते हैं। तो इज द टाइप ऑफ एडियाबैटिक, कंप्रेस्ड, वार्म, स्प्रिंग सीजन में और कहां पर, पर्वत के उतरते अवरोही ढाल पर, यानी लीवार्ड स्लोप पर। और फॉर एग्जाम्पल यहां जो आप लिख लेंगे, चिनूक, और फॉन। चिनूक हो गई नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस और कनाडा में, और फॉन हो गई फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इतना आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए जानकारी हो गई। और पूरा जब आपको मेंस में लिखने को कहा गया तो ये आप लिख सकते हैं। इनकी पूरी मैकेनिज्म क्लियर हो गई तो कभी कभार आ जाती हैं लिखने के लिए कैटाबेटिक विंड। और कैटाबेटिक विंड किसके कारण डेवलप हुई, ये वास्तव में भूआकृति है, पर्वत का ढाल है। तो डेवलप्ड बाय फिजियोग्राफिक रीजन। और ये ऊष्मा के मुक्त लेन देन के बजाय ये दाबांतर के कारण उत्पन्न होती है। और जब दाबांतर के कारण अगर कोई गैस या वायु गर्म या ठंडी हो जाए तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने ये पब ने किस इलाके की बात की, अब आप लोगों ने खूब वर्ल्ड मैप पढ़ रखा है तो नॉर्थ अमेरिका में आप लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। ये पश्चिमी हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का। चलिए, इतना इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको, फ्लोरिडा पेनिनसुला,
ऐसे बना दिया और यहाँ इसके इस पार्ट में ये रॉकी माउंटेन्स हैं और रॉकी माउंटेन्स पर यहाँ ये पर्वत चोटियों पर ग्रीन से हमने बता दी एयर बैठी हुई है। अब अगर ये एयर यहाँ ढाल से सरकती है, सरक करके नीचे आएगी तो ये एयर गर्म होकर फैलती है। ये इसी को चिनूक कहा जाता है। चिनूक को इंग्लिश में यहाँ की अब कनाडा वगैरह की ये बर्फ को जो सर्दियों में जम गई थी उसको पिघला देती है, खत्म कर देती है। स्नो ईटर, हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। जो अब कनाडा पर जब बर्फ पिघल जाएगी तो यहाँ अब क्या हो जाएगी, गेहूं की बुआई हो जाएगी, वीट सोइंग, गेहूं की बुआई। और यहाँ नॉर्थ अमेरिका में गेहूं की फसल की तैयारी हो जाएगी, हार्वेस्टिंग वीट। तो यहाँ पर यूएस में वीट हार्वेस्टिंग कराती है, जबकि कनाडा में गेहूं की बुआई कराती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये कनाडा और यूएस इस लाइन से बटे हुए। क्लियर? तो जब ये बात यहाँ क्लियर हो गई है तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्नो ईटर भी इसे हम कहते हैं। और जब ये वहां की बर्फ को खा जाती है तो खेत बर्फ के आवरण से मुक्त हो जाते हैं। तो कनाडा के लोग गेहूं की बुआई करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में गेहूं की फसल से इसका संबंध है। तो विंटर वीट की बुआई विंटर वीट की कटाई हो जाती है और स्प्रिंग वीट की बुआई हो जाती है, क्योंकि हमेशा ये किस सीजन में चलते हैं, स्प्रिंग, बसंत ऋतु में ही चलती हैं ये पवनें। एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी में कैटाबेटिक पवनें जन्म नहीं लेती। ये हो गए। अब हम लोगों ने एक फैक्टर पढ़ा, इसके अलावा भू आकृतियां, पर्वत और घाटियों के बीच माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज भी चलती रहती है, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते चले आते हैं। अब हम लोगों ने जो यहाँ फैक्टर देखे थे, तो इस फैक्टर में शुरुआत में दूसरा जो फैक्टर लिखा, एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द रीजन। तो कुछ इलाके गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं और उनके संपर्क में आई वायु उन्हीं चट्टान या धरातल की ऊष्मा लेकर अब चारों ओर फैलती है। तो अभी जो पवन हम लोगों ने पढ़ी थी पहली फैक्टर में, जिसने चट्टान या इंसुलेशन से किसी से हीट नहीं ली थी न दी थी, सिर्फ वो अपने इंटरनल हीट के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से उसका स्वभाव बदला था। लेकिन अब ये जो दूसरा फैक्टर है, ये एकदम अपोजिट संभावना को बता रहा है। जहां पर एक्सट्रीम समर आ जाए, अति ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ज्यादा कहाँ प्रभावी हो जाती है, जो इलाके सूखे होते हैं। तो ज्यादा शुष्क क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन, तापमानी अति परास क्षेत्र। दूसरा कारक नंबर 2, तापमानी अति परास क्षेत्र। एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन ऐसे क्षेत्र जो ग्रीष्म ऋतु में
अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। जैसे मरुस्थल, डेजर्ट, those regions which get extremely hot in the summer, they are called extreme temperature region. Extreme temperature region. इनको हम एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेजर्ट, मरुस्थल। तो गर्मियों में मरुस्थल बहुत गर्म होते हैं, तो मोस्टली जितने वार्म डेजर्ट हैं जो हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, हमें इनसे गर्म स्थानीय पवनें ग्रीष्म ऋतु में मिलती है। तो अब इन सब में अगर हम लोग बात करना शुरू कर दें तो एक एक तरफ से अगर चलें तो ये पवनें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात की तो अमूमन एक कोने से शुरुआत कर लेते हैं, तो हम लोग पहुंच जाएं कहां? नॉर्थ अमेरिका। छोटा सा मैप बना लें बड़े कॉन्टिनेंट का, यहां बन गया। तो अगर हम यहां आ जाएं तो इस एरिया में हमें शुष्क क्षेत्र मिलता है। This region is the North America continent. ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये सोनोरन डेजर्ट है। जो मैक्सिको और यूएस में बटा हुआ है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ये कौन सा कंट्री है? यूएसए। और इधर ये कौन सा देश है? मैक्सिको। तो मैक्सिको और यूएसए में ये बटा हुआ है। अब जब सूर्य कर्क रेखा पर धधक रहे हैं, जून का महीना है, काफी गर्मी है, तो यहाँ से अब वार्म लोकल विंड्स डेवलप होते हैं सोनोरन डेजर्ट से, जिनका नाम है सांता एना। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे सोनोरन डेजर्ट से कौन सी पवन? सांता एना। तो फॉर एग्जाम्पल लिख दें सांता एना। तो सांता एना क्या है? तो सांता एना गर्म स्थानीय पवन है तो ये यूएसए का कौन सा भाग होगा? अगर आप यहाँ ऐसे बाउंड्री यूएस की बना देंगे, ये यूएस की बाउंड्री है रफली, तो यूएसए का ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है। पवन जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में
ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है। किसके कारण? सोनोरन मरुस्थल के कारण। अब अगर यहाँ तट पर चले जाएं तो यहाँ का जो राज्य है वो कैलिफोर्निया है। अमेरिका के, यूएस के दक्षिणी पश्चिमी तट पर जो स्टेट है वो कैलिफोर्निया है। तो ये कैलिफोर्निया की ग्रीष्म ऋतु की लू है। तो वी कैन से इट इज द लू ऑफ द कैलिफोर्निया प्रोविंस। सोनोरन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी भाग में यूएस के, तो किस राज्य में? यूएस के कैलिफोर्निया राज्य में। कैलिफोर्निया आप लोग याद रखते हैं किसके बदौलत? क्या है वहां? हॉलीवुड की बॉलीवुड? हॉलीवुड। तो ये हो गया। तो कौन सी पवन बताई हमने? और डेजर्ट कहाँ मिलते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लिखा सांता एना, तो दूसरा एग्जाम्पल अब हम लिखने जा रहे हैं जोंडा, जोंडा। अब ये भी किसी डेजर्ट से जन्म ली होगी, तो साउथ अमेरिका में आ जाएं। ये रहा साउथ अमेरिका। ये अब साउथ अमेरिका में सही से ये बना दें ऐसे कोस्ट। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये रॉकीज हैं। क्या है ये? सॉरी, एंडीज हैं ये एंडीज हैं। और यहाँ पर ये अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट है। और अटाकामा डेजर्ट के अब गर्म होने से ये जो पवन डेवलप होती है यहाँ, गर्म स्थानीय पवन, इसी को जोंडा कहते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जोंडा क्या है। तो वही फिर विशेषता, गर्म स्थानीय पवन, वार्म लोकल विंड, डेवलप, जो अटाकामा मरुस्थल से विकसित होती है। अटाकामा मरुभूमि से या मरुस्थल से ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है। देश ये कौन सा है? दिस इज चिली। तो ये चिली देश की घटना हो गई और पवन का नाम हो गया जोंडा। क्लियर? तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले रीजन से जो वायु इधर उधर गर्म होकर फैलती है, तो वो गर्म ही होगी।
दिस इज जोंडा। नाउ थर्ड पॉइंट, अब हम लोग आ जाएं तो फिर हमें बहुत बड़ा डेजर्ट वाला जो इलाका पता है, वो अफ्रीका का उत्तरी भाग है। तो अफ्रीका के इस उत्तरी भाग में इतना ही बना देते हैं, ये है सहारा डेजर्ट। अब अगर ये सहारा गर्म हुआ तो अब यहां से ये गर्म स्थानीय पवनें, यानी ये ऐसे फैलना शुरू कर देती है। तो दिस इज सहारा डेजर्ट। तो यहाँ बहुत सारी पवनें जन्म लेती हैं। तो सहारा मरुस्थल के कारण, जैसे ये इजिप्ट है, तो अगर इजिप्ट की ओर ये पवन चली गई तो इसका नाम कुछ और है। यहाँ लीबिया में चली गई तो इसका नाम कुछ और है। ट्यूनीसिया पहुंच गई तो अलग नाम है। यहाँ गिनी कोस्ट पर अगर आ गई तो अलग नाम है। Different people and different countries have the different name of the warm winds coming from Sahara। तो सहारा से आने वाली इन गर्म पवनों को ये ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेती हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल में आप लिख दें, वार्म लोकल विंड्स फ्रॉम सहारा। सहारा से, सहारा मरुस्थल से, या कुछ लोग और समझ लेंगे सहारा बैंक और सहारा कंपनी। सहारा मरुस्थल से उत्पन्न गर्म स्थानीय पवनें तो वार्म लोकल विंड्स from Sahara Desert तो कौन कौन सी हैं? गिबली, GIBLY, गिबली, तो ये किस देश में गिबली इसका नाम है? लीबिया। गिबली गर्म स्थानीय पवन जो लीबिया देश में, लीबिया में ग्रीष्म ऋतु में सहारा मरुस्थल के कारण उत्पन्न होती है। तो गिबली क्या हो गया? तो गिबली वार्म लोकल विंड develop in Libya
ड्यू टू सहारा डेजर्ट इन द समर, जबकि कैटाबैटिक विंड समर या विंटर की नहीं है, किसकी है? बसंत ऋतु की है। और ये जो पवने हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण डेवलप हुई। ये हो गया, गिबली नाम हो गया। दूसरा नाम, जब ये ट्यूनीसिया में पहुंच जाएगी तो इसका नाम पड़ेगा। छोटी सी वो ट्यूनीसिया, तो गिबली। ट्यूनीसिया में इसका नाम बड़ा गौर से देखना, इट्स नेम इज चिली। देश का भी नाम है ना, स्थानीय पवन का भी नाम चिली। तो वही फिर वार्म लोकल विंड, गर्म स्थानीय पवन, लेकिन किस देश में? सिर्फ देश का नाम यहां बदला जाएगा, सेम चीज लिख लेंगे। गर्म स्थानीय पवन जो लीबिया के बजाय यहां क्या लिख देंगे? ट्यूनीसिया में डेवलप होती है। ट्यूनीसिया में, सहारा मरुस्थल के कारण डेवलप इनटू ट्यूनीसिया। छोटा सा देश है अफ्रीका के उत्तरी तट पर। नेक्स्ट, हरमट्टा, ये बहुत सुना होगा। तो हरमट्टा ये सहारा मरुस्थल की गर्म पवन ग्रीष्म ऋतु में गिनी खाड़ी तट पर पहुंचती है। ग्रीष्म ऋतु में सहारा मरुस्थल से गर्म शुष्क पवन गिनी तट पर पहुंचती है। गिनी तट पर पहुंचती है, गिनी कोस्ट पर पहुंचती है। जिससे अब गर्म और सूखी है तो वहां के कीट पतंगे मर जाते हैं, जिससे वहां के कीट पतंगों की संख्या में कमी आती है। और कीट पतंगों द्वारा जो जनित रोग हैं, कीट जनित रोग है, मलेरिया, फाइलेरिया, और भी जो इंसेक्ट्स यानी मॉस्किटो से फैलने वाले रोग हैं, डेंगू और ये एडीज वगैरह, तो इन सब में काफी कमी आ जाती है। इसलिए लोग हेल्दी हो जाते हैं, यानी रोग से मुक्त कर देती है। तो लोग इन्हें हरमट्टा कहते हैं। हरमट्टा का मतलब हो जाता है डॉक्टर, इसलिए इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। कमी आती है जिससे कीट जनित रोगों की संख्या में कमी आती है। संख्या में कमी आ गई। और इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो इन समर सीजन द वार्म ड्राई विंड्स फ्रॉम सहारा reach at
Guinea coast which brings the decline in insect-borne disease by killing the insect known as Dr. Bint. तो उसे डॉक्टर विंड कह देते हैं। यानी अगर आप मैप पर देखें तो यही विंड जो यहाँ गिनी कोस्ट पर आ रही है, दिस इज द डॉक्टर विंड। जब ये लीबिया में है तो इसे गिबली कह रहे हैं, और जब ये ट्यूनिसिया पहुंच गई तो इसे चिली कह रहे हैं। अब यही वार्म विंड अगर यहाँ इजिप्ट आ जाती है तो इट इज नोन एज खमसिन। खमसिन। तो गिबली, चिली, अरमट्टा 3 पढ़ लिए, तो चौथी कौन सी हो गई? खमसिन। तो खमसिन इज द वार्म लोकल विंड्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UAR, UAE नहीं, इसकी हो गई सहारा मरुस्थल से। ज्यादा डिटेल में अब नहीं लिखना है। अब मान लो यही पवन यहां, ये मेडिटेरेनियन सी है, इसको पार कर जाए। इसका हम डायग्राम दोबारा बना देते हैं। तब इसके नाम और नेचर दोनों ही बदल जाते हैं। ये अफ्रीका है, ये इधर से यूरोप है, ग्रीस वगैरह, ये यहां पुर्तगाल और स्पेन। This is Italy, Spain. This one is Italy. अब अगर ये गर्म पवन यहां से चलती हुई यहां पहुंचे या यहां स्पेन पहुंचे, तब इसके नाम, अब जब ये वहां पहुंच गई इटली, तो इट्स नेम इज सिराको, SIROCCO, सिराको। और अगर स्पेन पहुंच जाती है तो इट्स नेम इज लेवेस। ऑल दीज वार्म विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द सहारा। ये सभी गर्म पवनें सहारा डेजर्ट से आ रही है। ये तो अभी हम लोगों ने कितनी नंबर विंड्स पढ़ लिए थे? ये खमसिन 4 तक। नाउ कम टू 5th, सिराको, गर्म, आर्द्र। अब ये शुष्क नहीं है, वो गर्म शुष्क थी। गर्म, आर्द्र, लाल रंग की वर्षा कराने वाली, स्थानीय पवन, वार्म, humid, local wind
which brings the rain with red drops. रेड ड्रॉप्स, इसीलिए सिराको का होता है रक्त वर्षा। लाल रंग की वजह से रक्त नाम हो गया। तो रक्त वर्षा ये कराती है, और रक्त को ब्लड कराने वाली पवन को यहाँ राक्षस ब्लड डेमन कहते हैं। ठीक है, तो ये रक्त राक्षस भी कही जाती है। कहां पर? इटली में। अब ये ड्राई नहीं रह पाती, ये ड्राई यहां तक है, लेकिन यहां तो ये भूमध्य सागर का पानी भरा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी है। इट एब्जॉर्ब्स टू मच मॉइस्चर एंड इट ऑलरेडी कंटेन्स द सैंड पार्टिकल फ्रॉम द सहारा। सहारा से यहाँ पर रेड कलर के पार्टिकल्स हैं, उनको लेके जाती है, और यही रेड पार्टिकल्स जब ड्रॉप के साथ नीचे आते हैं, देन द कलर ऑफ द ड्रॉप्स बिकम रेडिश, मींस सिमिलर टू द ब्लड। तो सहारा मरुस्थल से लाल बालू के कण हवा के साथ होते हैं, और वहीं से भूमध्य सागर की नमी उनके साथ मिलती है, और ये इटली पहुंच करके लाल रंग की वर्षा करा देती है, जिसे रक्त वर्षा ब्लड रेन कहते हैं, और पवन को ब्लड डेमन कहते हैं। तो ब्लड रेन हो गई रक्त वर्षा, और जिसने ये ब्लड रेन करा दी वो ब्लड डेमन, और ब्लड डेमन को ही इटालियन भाषा में सिराको कहते हैं। ये, और अगर यही पवन यहां पहुंच गई स्पेन, तो इट इज नॉन एज लेवेस। नेक्स्ट, सिक्स्थ, लेवेस। कहां पर है ये? वार्म लोकल विंड इन स्पेन। Spain, coming from Sahara, by crossing Gibraltar Strait of Gibraltar. तो जिब्राल्टर जल संधि को पार करके ये पहुंच जाती है। तो लिख लें, ये क्या है? स्पेन की गर्म स्थानीय पवन है, जो सहारा मरुस्थल से जिब्राल्टर जल संधि को पार कर स्पेन पहुंचती है। ये तो ये हम लोगों ने मरुस्थल ढूंढे। कौन से मरुस्थल ढूंढे? गर्म मरुस्थल दुनिया के ढूंढे, और उसमें ग्रीष्म ऋतु में पहुंच जाएं तो आपको लू जैसी गर्म स्थानीय पवन मिलेगी। तो इन गर्म मरुस्थलों को ढूंढते जा रहे हैं, और उनके एग्जाम्पल इसमें सबसे बड़ा डेजर्ट हमें सहारा मिला। तो सहारा से चारों तरफ हवा दौड़ी, गिनी खाड़ी पर गई तो हरमट्टा, इजिप्ट आ गई, नील नदी घाटी में तो खमसिन। कभी कभार नील नदी ना लिख करके नील नदी घाटी कह देते हैं, यानी मिस्र ना कह के नील नदी की घाटी कहते हैं। तो नील नदी घाटी में सहारा मरुस्थल की जो गर्म पवन पहुंचती है उसे हम खमसिन कहते हैं। लीबिया में है वहीं पर तो उसे गिबली कहते हैं। ट्यूनीसिया पहुंच गई तो चिली कहते हैं। भूमध्य सागर पार हो गया तो इटली पहुंच गई, तो इटली में फिर इसे हम
ब्लड डेमन यानी सिरा को कहते हैं। ये इतनी सी बातें हैं, अब आप लोगों ने पढ़ ली। अब अगर यहीं अफ्रीका से थोड़ा पूर्व की ओर आ जाएं, तो ये रहा अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी तट, यहां हो गया रेड सी, और लाल सागर जैसे ही ये पार हुआ तो अब ये अरेबियन प्रायद्वीप आ गया। ये है, इधर इजराइल, जॉर्डन, ये सब कंट्री हो गए। ये है अरेबियन डेजर्ट, अरब प्रायद्वीप। तो अब अरब डेजर्ट से, यहां से अरेबियन डेजर्ट से जो गर्मी में गर्म स्थानीय पवनें ये डेवलप होती है, गर्म शुष्क पवनें ये सब यहां फैलती है। जैसे सिमूम, क्या नाम है, सिमूम। तो अब सिमूम क्या हो गई, ये अरब प्रायद्वीप के शुष्क भूमियों यानी मरुस्थल से उत्पन्न होती है। देख लें सिमूम। नेक्स्ट जो भी नंबर पड़ेगा, क्या नंबर होगा, कई पवने पड़ी थी, तो सहारा डेजर्ट पर आ गए थे हम लोग। 3 में हम लोगों ने कई कैटेगरी सहारा से ही पढ़ ली, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम 4th कैटेगरी यानी 4th रीजन पर आ जाते हैं, तो अरब क्षेत्र की, तो यहां लिख दें शिमोम। अरब देशों में मरुस्थल से उत्पन्न गर्म स्थानीय पवन, द लोकल विंड into Arabian countries from the deserts prevails into summer. Prevails into summer. ड्राई समर, यहां समर ड्राई ही होती है, इनटू समर। ये गर्म स्थानीय पवन जो ग्रीष्म काल में प्रभावी रहते हैं, ग्रीष्म काल में प्रभावी रहती है। ये सिमूम हो गया। अब हम लोग अपने डेजर्ट की ओर आ जाएं, तो लू, हम लोग इसको लू कहते हैं, जो थार डेजर्ट से चलती है। गर्म स्थानीय पवन थार मरुस्थल से ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है।
warm local wind develop in summer from Thar desert। तो ये थार मरुस्थल से उत्पन्न होती है, थार डेजर्ट से उत्पन्न होती है। किन देशों को ये प्रभावित करती है? इट प्रिवेल्स ओवर नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया and adjoining areas of पाकिस्तान, और जो सीमावर्ती पाकिस्तान के क्षेत्र हैं ये उनको भी लू इन्फ्लुएंस करती है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, कभी कभार ये या लू का जो असर है वो बंगाल खाड़ी के लो प्रेशर के कारण लू बंगाल तक पहुंचती है, तो इसे काल बैसाखी या काल भैरवी भी कहते हैं। यदि लू बंगाल तक जाती है तो इसे काल बैसाखी अथवा काल भैरवी भी कहा जाता है। बाकी हम लोग इंडिया भर में इसे लू कहते हैं। इफ द लू रीचेस इन बंगाल, तो वेस्ट बंगाल और इसके जो भी एरिया है इन सब में बंगाल, then it is called काल बैसाखी और काल भैरवी। ये इनके नाम होते हैं। तो काल बैसाखी या काल भैरवी। अब एक ही कॉन्टिनेंट बचा है जिसके पास गर्म मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया। चलो ऑस्ट्रेलिया चलते। तो लू तक हो गया, 5 इलाके हो गए। अब 6वां इलाका हम लोग पहुंचते हैं। तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट की बात करनी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, बाकी ये ऑस्ट्रेलिया के अदर पार्ट। ये जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, दिस इज नोन एज ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। जो पहले पढ़ चुके हैं, इसे हम शॉर्टकट में GVD, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। यहां से समर सीजन में ये विंड्स दौड़ती हैं, एकदम गर्मा गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे ईंट भट्ठे से निकली गर्म वायु। तो ईंट भट्ठे को कहते हैं ब्रिक फील्ड। तो ईंट भट्टे से
हवा अगर आ रही है तो ब्रिक फील्डर, ये नहीं कि ईंट भट्ठा चल रहा है। हाँ, इसकी गर्मी उतनी है जैसे कि ईंट भट्ठे की वायु होती है। तो ब्रिक फील्डर नाम क्या आया? ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर कहां की हो गई? इट डेवलप्स फ्रॉम द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु कब होगी? यहाँ ग्रीष्म ऋतु दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध है, हम लोगों की तरह नहीं है, दिसंबर में जन्म लेती है। क्योंकि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल गर्म हो जाता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल गर्म हो जाता है। ये है, ये ब्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने पहला फैक्टर पढ़ा था पर्वतीय ढाल से उतरने वाली कैटाबेटिक विंड। दूसरा फैक्टर पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा? कि जो है, जो एक्सट्रीमली हॉट रीजन हो जाते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली गर्म स्थानीय पवनें। अब अगर हम लोग किस फैक्टर की बात करें? तीसरे फैक्टर की बात करें, हिमाच्छादित आइस कवर या स्नो कवर नेक्स्ट, दिस इज थर्ड फैक्टर, इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। स्नो कवर, हिमाच्छादन। और आइस कवर। अब जहां आइस कवर रहते हैं वो एरिया कौन कौन हो सकते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय हिमाच्छादन होता है, और उच्च पर्वतीय प्रदेश। Ice cover are present into polar region, polar ice caps, and high mountainous region, जैसे हमारा हिमालय, हिंदुकुश, ये सब। इसीलिए हिमालय हिंदुकुश को थर्ड आइस पोल कहा जाता है। तो वन द नॉर्दर्न आइस पोल एंड सदर्न आइस पोल, और तीसरा जो आइस पोल है वो कौन सा है? हिमालयन रीजन। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो जगह पर हमें आइस कवर मिलते हैं। तो इन द विंटर सीजन द आइस कवर रीजन गोज अंडर द कंडीशंस ऑफ वेरी हाई प्रेशर। शीतकाल में ये हिम आच्छादित क्षेत्र बहुत अधिक उच्च दबाव में आ जाते हैं, और इनके दबाव से चारों ओर पवन का विसरण यानी वायु का विसरण प्रारंभ हो जाता है। विद द स्नो लैडेन मॉलिक्यूल्स, साथ साथ में यहाँ पर बर्फ से युक्त कण भी जाने लगते हैं, और इससे बहुत ही
ठंडी पवनों का जन्म होता है। तो यहाँ से इससे क्या उत्पन्न होते हैं? ध्रुवीय हिमाच्छादन और उच्च पर्वतीय प्रदेश से शीतकालीन ठंडी बर्फीली, लिख लीजिए, डरिए नहीं, ठंडी बर्फीली स्थानीय पवनें। तो ये है, तो पोलर आइस और हाई एल्टीट्यूडनल mountains regions have the ice cover, and ice cover always attracts the upper air downwards, so they change into very high pressure zone, और ये उच्च दबाव क्षेत्र में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ठंडी बर्फीली स्थानीय पवनें जन्म लेती हैं। आइस कवर sends cold, snow-laden winds into the areas of reach, जहां जहां तक इसकी पहुंच है वहां तक ये पहुंचते हैं। तो इन बर्फीली पवनों को कहते क्या हैं, क्या क्या नाम हैं, लिख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या क्या होगा? फर्स्ट, ब्लिजार्ड, ये ब्लिजार्ड। तो जो ब्लिजार्ड है ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली ठंडी बर्फीली पवनें हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली ठंडी बर्फीली पवनें हैं। ये तो ब्लिजार्ड आर cold, snow-laden winds from North Polar region। अब अगर ये देखा जाए तो किन किन देशों को ये प्रभावित करती हैं? कनाडा, northern part of Britain, Scotland, Norway, Sweden,
फिनलैंड, डेनमार्क, एंड बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स, यू नो, बाल्टिक राज्य। तो बाल्टिक स्टेट्स मींस लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। बाल्टिक स्टेट्स भूल गए हो तो मैं लिख देता हूं, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये। तो इनको ये ब्लिजार्ड करती है टैकल। अब यही ब्लिजार्ड का नाम जैसे ही जाएंगे तो रशिया आ जाएगा। तो रशिया में ब्लिजार्ड के जो नाम है, चूंकि नेचर में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि आसपास यहाँ सागर है, तो सागर की वजह से बर्फ की मात्रा ज्यादा रहती है ब्लिजार्ड में। लेकिन अब ये जैसे ही साइबेरिया के क्षेत्रों में आती है तो ये ठंडी और सूखी होने लगती है, तब इसका नाम परगा और ब्यूरॉन हो जाता है। तो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया इट इज द परगा, while in the eastern part of Siberia it is Buron. ठंडी पवनें जो कहां कहां बहती हैं, कनाडा, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? ब्रिटेन का। स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और बाल्टिक राज्य। बाल्टिक स्टेट्स किन्हें कहते हैं? लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये। तो इनमें तो ये ब्लिजार्ड करती है फ्लो, लेकिन जब यही नॉर्थ पोलर रीजन, तो अगर हम लोग समझ लें इसको तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कनाडा का हमने उत्तरी तट बना दिया। चलो, यहाँ ये ग्रीनलैंड बन गया, आइसलैंड बन गए, ये ब्रिटिश आइसल्स हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हैं। तो इन सभी इलाकों में ये ठंडी बर्फीली आंधियों को, ये डेनमार्क और बाल्टिक सागर हो गया, सभी ठंडी बर्फीली आंधियां किस नाम से जानी जाती हैं? ब्लिजार्ड, ये नाम है। लेकिन अगर हम इससे और ईस्ट की ओर चले जाएं तो इन्हीं ब्लिजार्ड का नाम बदल जाएगा। अब हम साइबेरिया में पहुंच रहे हैं, तो साइबेरिया में इन पवनों के नाम, जब ये ठंडी सूखी पवनें इधर आ चलती हैं, यहां तो इन्हें परगा और ब्यूरॉन नाम दिया जाता है, बट दे आर कोल्ड एंड ड्राई।
रिलेटिवली दे आर कोल्ड एंड ड्राई। तो अब हम लोगों ने किसको लिख लिया था, ब्लिजार्ड को। अब लिख दें परगा एवं ब्यूरॉन कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ साइबेरिया। यह साइबेरिया की ठंडी सूखी पवने हैं। ये तो ये अब इसके अलावा जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनका भी एक दो एग्जाम्पल लिख दिया जाए, आइस कवर जहां होते हैं। तो जो पर्वतीय प्रदेशों के अगर हम आइस कवर की बात, तो आल्प्स की बात कर लें, तो आल्प्स पर्वत श्रेणी से जब फ्रांस की ओर ये स्नो लैडेन कोल्ड विंड चलते हैं, दैट इज नोन एज मिस्ट्रल। और जब ये इटली की ओर, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दे आर नोन एज द बोरा। लिख लें, मिस्ट्रल एंड बोरा। ये भी एग्जाम्पल में मिस्ट्रल एवं बोरा। आल्प्स की हिमाच्छादित क्षेत्रों से शीतकाल में उत्पन्न होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र से बता दिया था, ब्लिजार्ड और ये परगा ब्यूरॉन। अब पर्वतीय क्षेत्र, दो जगह आइस कवर मिलते हैं, तो शीतकाल में उत्पन्न होती हैं। डेवलप इन विंटर सीजन from the ice caps of Alps। आल्प्स के आइस कैप से उत्पन्न होती है। मिस्ट्रल ब्लोज इन फ्रांस, फ्रांस में इन्हें मिस्ट्रल कहा जाता है। वाइल बोरा ब्लोज इनटू इटली, जबकि इटली में बोरा नाम दिया गया। कैसी पवने हैं ये? ठंडी स्थानीय पवने। कोल्ड लोकल विंड्स। और अगर हम लोग इसी तरह आ जाएं तो भारत में शीत लहर, शीतलहर हिमालय की आइस कैप से, हिमालय से
शीत ऋतु में हिमालय से शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ठंडी स्थानीय पवन ये cold local wind from Himalayan region known as Sheet Lahar. It influences the northern part of India and Pakistan. यह है भारत तथा पाकिस्तान के उत्तरी भागों को प्रभावित करती है। It influences to the northern part of India and पाकिस्तान, इनको ये प्रभावित करती है। अब अगर इसी तरीके से हम लोग साउथ अमेरिका में चले जाएं तो साउथ अमेरिका के अगर दक्षिणी भाग पर गौर करें तो यहां भी एंडीज है, ये एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला का ये भाग हिमाच्छादित रहता है। तो यहां पर ठंडी पवनें यहां तक पहुंचती रहती हैं। इन्हें पैम्पीरो कहा जाता है। पैम्पीरो, क्योंकि ये जो ग्रासलैंड है, दिस ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना इज कॉल्ड पैम्पास। इसको पैम्पास कहते हैं। और पैम्पास में जो पहुंचते हैं ये विंड, कोल्ड लोकल विंड, कहां से? फ्रॉम द आइस कैप्स ऑफ एंडीज। This is the Andes mountain range. तो एंडीज पर्वतमाला से ये हिमाच्छादन है ग्रीन कलर, और ये ठंडी सूखी पवन पहुंच जाती है। दिस इज पैम्पास, दिस इज पैम्पीरो। तो हम लोगों को किसको लिखना था? दिस इज पैम्पीरो।
ये है, यह एंडीज की हिमटोपियों से एंडीज पर्वतों की हिमटोपियों से शीतकाल में पंपास तथा पैटागोनिया को प्रभावित करती है। इनको ठंडा कर देती है। It lowers the temperature of Pampas and Patagonia in the winter. इनको ये ठंडा करती है। पंपास और किसको? पैटागोनिया। पैटागोनिया ये है, आप एटलस पर जाएं, यहां मिल जाएगा। दिस इज पैटागोनिया, नोन एज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना का शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो अब अगर हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वी हैव डिस्कस्ड all the three important factors responsible for the generation of local winds के लिए physiographic factors, mountains ले लिए, extreme temperatures में गर्म सीजन में, गर्म ऋतु में किनको ले लिया? डेजर्ट्स को। उसके बाद जहाँ स्नो कवर मिलते हैं, तो इनसे जो उत्पन्न हुई पवने वो ठंडी स्थानीय पवने हैं तीसरे फैक्टर के कारण। और इनसे जो उत्पन्न हुई वो गर्म स्थानीय पवने हैं। अब याद होगा आपको। और यहां से जो उत्पन्न हुई, इनको आपने कैटाबैटिक विंड बोला, जो पूरा लेक्चर की थीम रही वो ये रही। तो वी हैव एक्सप्लेन the katabatic wind into from the first region, यहाँ इससे पर्वतीय ढलानों से हम लोगों ने कैटाबैटिक विंड की बात की। एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन से हम लोगों ने वार्म लोकल विंड की बात की, और स्नो कवर रीजन से हम लोगों ने कोल्ड लोकल विंड्स की बात की। और इसके अलावा फिजियोग्राफिक रीजन से ही यहाँ जो और डेवलप होते हैं, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, all these local winds develop due to the physiographic factors. अभी तक आप लोगों ने जो पीसीएस में किसी बहुत बताते हैं, तो कितना बता देते हैं कि अब जो है ये गर्म स्थानीय पवन है, ये ठंडी स्थानीय पवन है और फलाने देश की है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे मेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब जब इतनी मेहनत हम लोगों ने कर ली है और पूरा ये मेंस का ही टॉपिक पढ़ा डिटेल में कि फैक्टर्स फॉर लोकल विंड्स, स्थानीय पवनों के लिए तो फिजियोग्राफिक फैक्टर, एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन एंड द आइस कवर, ये तीन हो गए। इनमें से बहुत बड़ा फैक्टर है, कहीं पर्वत घाटी है, कहीं पर्वत शिखर हैं, घाटी है, समुद्र तट हैं। तो पर्वत और उनके बीच स्थित घाटी में जो पवनें चलती हैं, तो जो पर्वत से उतरकर घाटी में आएगी माउंटेन ब्रीज, घाटी से जो पर्वत की ओर जाएगी वैली ब्रीज,
समुद्र तट पर चले जाएं, समुद्र से तट की ओर आ गई सी ब्रीज, और तट से सागर की ओर गई तो लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, एंड सो दीज आर द फिजियोग्राफी इंड्यूस्ड लोकल विंड्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए भूआकृतिक कारकों द्वारा प्रेरित स्थानीय पवनें, तो भूआकृतिक कारकों द्वारा जो प्रेरित स्थानीय पवनें हैं उनमें आप बताएंगे कैटाबैटिक विंड, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज। अब समुद्र तट पर आ जाएं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब अगर हम लोग एक्सट्रीम वार्म रीजन्स की बात करें इन द समर सीजन, तो वो है आपके डेजर्ट, तो उससे वार्म लोकल विंड, और जो आइस कैप्स हैं उनसे कोल्ड लोकल विंड। इतना पढ़ा। अब मेंस के लिए यहां जो क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये होता है, मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैटाबैटिक विंड एंड एनाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड एंड एनाबैटिक विंड, ये थोड़ा हम लोगों को अभी ये मेंस का एक क्वेश्चन और पढ़ना है, और फिर इस क्वेश्चन के बाद में आपको टेबल बनवा देंगे जो प्री के हिसाब से होंगे और नए के हिसाब से आपको और क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो अब जो मेंस का टॉपिक है वो क्या हुआ, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैटाबैटिक विंड एंड एनाबैटिक विंड। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में।